कैसे इंडिया के कुछ धुरंधर जासूस दूसरे देशों के लिए बिक जाते हैं और अपने देश के सारे खुफिया राज उगल देते हैं। 13 अप्रैल 1953 CIA ने लॉन्च किया अपना अब तक का सबसे खुफिया सेक्स एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट मिडनाइट क्लाइमैक्स। इसका मकसद दूसरे देशों के जासूसों को प्रोस्टिट्यूट से सेड्यूस करवाना, फिर अलग अलग देशों से ड्रग्स, लव पोशन और कई प्रकार के LSDs जैसे हेलुसिनेटिंग केमिकल्स मंगवा के उनका इस्तेमाल करके पता लगाना कि आखिर किस तरीके से CIA दूसरे देशों के एजेंट्स के माइंड को कंट्रोल करके उनसे सीक्रेट इंटेल लीक करवा सकती है। ये एरिया देख रहे हो, ये उस दौर में CIA के सेफ हाउसेस हुआ करते थे, कुछ सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में और कुछ न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए CIA ने इस पूरे एरिया को एक वैश्यालय यानी कि ब्रॉथेल हाउस में कन्वर्ट कर दिया था। जहां उन्होंने 6 लग्जूरियस स्वीट्स बनाए। इन सारे स्वीट्स में उन्होंने एक बड़ा सा मिरर वॉल लगा दिया और पूरे ब्रॉथेल में उन्होंने ढेर सारे प्रोस्टिट्यूट्स भर दिए। लेकिन ये सब कुछ महज सिर्फ एक दिखावा था। असल में तो ये कोई ब्रॉथेल नहीं बल्कि CIA का एक एक्सपेरिमेंट लैब था और यहां पर आने वाले कस्टमर्स CIA के लैब रैट्स। यहां के सारे प्रोस्टिट्यूट्स ट्रेन्ड CIA एजेंट्स थे। हर एक रूम में सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस इंस्टॉल थे और तो और स्वीट्स में जो मिरर वॉल्स लगे थे ना, वो सारे भी 2-वे मिरर्स थे जिसके उस पार बैठती थी CIA एजेंट्स की एक पूरी टीम जो रूम के अंदर घट रही हर एक एक्टिविटी पर बड़े ही बारीकी से नजर रखे हुई थी, उसे स्टडी कर रही थी। इस पूरे सेक्स एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे थे सिडनी गॉटलिब, जो कि खुद एक CIA के मास्टर स्पाई तो थे ही, लेकिन उसके साथ वो एक केमिस्ट भी थे और इसीलिए वो अक्सर अलग अलग देशों से केमिकल्स और ड्रग्स को इंपोर्ट करवाया करते थे ताकि इन ब्रॉथेल्स में वो इन केमिकल्स को टेस्ट भी कर सके कि कौन से ड्रग में कौन से माइंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज है कि उसे एडमिनिस्टर करने के बाद एक जासूस इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। इसी दौरान उन्होंने अफ्रीका से एक रेयर लव पोशन भी मंगवाया जिसका नाम था योहिम्बाइन, जिसे भी दूसरे देशों के ऑफिसर्स पर ट्राई किया गया। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कई सालों तक करने के बाद CIA ने यह ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई भी इंफॉर्मेंट सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, इंटरकोर्स होने के बाद यानी कि पोस्ट कोइटल पीरियड में यही लोग सीक्रेट्स को लीक करने के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो जाते थे। CIA ने यह भी ऑब्जर्व किया कि LSDs जैसे हेलुसिनेटिंग ड्रग्स और योहिम्बाइन जैसे लव पोशंस भी काफी यूजफुल थे क्योंकि ये एक तरह से इंफॉर्मेंट को एक हिप्नोटिक स्टेज में भेजकर उन्हें अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर देते थे। अब इस टेक्निक को जासूसी की भाषा में कहा जाता है सेक्सपियोनाज, जिसका बेसिकली मतलब होता है इंटीमेसी यानी कि प्लेजर का यूज करके अपने देश के लिए जासूसी करना। और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के बाद CIA इसमें माहिर हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, जब CIA के पास एक साइंटिफिकली प्रूवन सेक्सपियोनाज टेक्निक आ चुकी थी, उन्हें तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड लव पोशन तक मिल चुका था, तो USSR कैसे पीछे रहती। इसीलिए इसी दौर में USSR ने भी अपने कजान शहर में एक डेडिकेटेड सेक्सपियोनाज ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बना दी जिसका नाम था स्टेट स्कूल 4। इस यूनिवर्सिटी में सोवियत आर्म्ड फोर्सेस की फीमेल ऑफिसर्स, रशियन एक्ट्रेसेस, डांसर्स और प्रोफेशनल फील्ड से भी कई सुंदर लड़कियों को रशियन स्पैरोज बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। रशियन स्पैरोज बेसिकली वो सोवियत की फीमेल एजेंट्स होती थी जो अपने देश के लिए सेक्सपियोनाज यानी कि मुखबरी किया करती। अब इसके लिए उन्हें मार्शल आर्ट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर इंटीमेसी तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती थी। इनफैक्ट इंटरकोर्स के अलग अलग एग्जॉटिक और प्लेजरेबल पोजीशन सिखाने के लिए उन्हें पोर्नोग्राफिक और ब्लू फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज के साथ कामा सूत्र भी पढ़ाया जाता था। USSR वाज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस कि उनके ये स्पैरोज सेक्स को एनिमी नेशन के खिलाफ एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए फुल्ली ट्रेन्ड होने चाहिए और इसीलिए ताकि इन फीमेल स्पाइस में जरा भी झिझक ना रहे, इनकी ट्रेनिंग में इन्हें पूरी क्लास के सामने सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए कहा जाता था और दूसरे कैडेट्स को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में शूट करने को भी कहा जाता था ताकि उनके ब्लैकमेलिंग स्किल्स बढ़े। ओलेग कैल्युगिन जो उस वक्त KGB के एक सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे, उनका खुद का यह बयान है कि रशियन स्पैरोज उस वक्त USSR में आए फॉरेन टूरिस्ट, बिजनेसमैन और डिप्लोमैट्स सभी को इन्हीं सेक्सपियोनाज टेक्निक से सेड्यूस करके सबसे पहले उनके साथ इंटीमेट होती थी
और फिर उनके कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज और वीडियो शूट करके उन्हें ब्लैकमेल करके ये स्पैरोज उन्हें मजबूरन केजीबी का एक एजेंट बनने के लिए फोर्स करती थी। इसका एक मेजर एग्जांपल है फ्रेंच एम्बेसडर टू यूएसएसआर मॉरिस डी जीन, जिन्हें तो वहां की एक फेमस रशियन एक्ट्रेस लेरिसा क्रॉनबर्ग ने ही हनी ट्रैप करके फंसा दिया था। और इसके बाद से अगले 6 सालों तक यूएसएसआर को फ्रांस के एक्सट्रीमली सेंसिटिव सीक्रेट्स डायरेक्टली फ्रेंच एम्बेसडर टू यूएसएसआर से मिलने लगे। एक्चुअली में ना 1950s का दौर ही कुछ ऐसा था, क्योंकि तब कोल्ड वॉर चालू था और इसीलिए यूएसए चाहता था कि विश्व में ज्यादा से ज्यादा देशों में उसकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैले, ताकि यूएसए उन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए काम करवा सकता था। सेम यूएसएसआर भी यही चाहता था कि जितना हो सके वो अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फैला सके, और इसीलिए उन्होंने ऑलमोस्ट 7 देशों से एक वॉरसॉ पैक्ट भी साइन करवाया था। और यूएसए का तो जैसे आप जानते ही होंगे 12 देशों के साथ मिलकर उसने नेटो बना दिया। लेकिन फिर 1947 में जैसे ही इंडिया का जन्म हुआ, इन दोनों ही सुपर पावर्स की नजरें हम पर पड़ी। अमेरिका ने सीआईए और यूएसएसआर ने केजीबी का इस्तेमाल करके इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। सीआईए ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने की, इंडिया में और इंडिया के साथ अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में तोड़ने में। लेकिन इन सारे अटैक्स के सामने आ रॉ स्टूड लाइक अ वॉल, और इसीलिए शायद ही भारत के आम लोग ये बात जानते होंगे, मगर इंडिया की रॉ और अमेरिका की सीआईए के बीच भारत की आजादी से ही चल रही है एक सीक्रेट जंग। लेकिन मैंने हाल ही में रॉ और सीआईए के इस राइवलरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो को लिंक कर दूंगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि कैसे केजीबी और सीआईए ने इंडिया के खिलाफ जासूसी का इस्तेमाल करके इंडिया को हराने की कोशिश की। स्पेशली कैसे इन दोनों देशों ने इंडियन ऑफिसर्स, हमारे टॉप डिप्लोमैट्स और हमारे पॉलिटिशियंस तक के साथ सेक्सपियोनाज टैक्टिक का इस्तेमाल करके उनसे इंडिया के एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट्स लीक करवाए। और इसीलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग है और अनहर्ड किस्से आपको सुनने मिलेंगे। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, स्पाइंग से नेशनल सिक्योरिटी पर तो जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इससे इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पर भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाती है और ये फंड्स फिर इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स से डाइवर्ट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि काफी सारे कंट्रीज ने डिफेंस बजट को इंक्रीज किया, जिससे डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। बट आप इन स्टॉक्स को कहां और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कंफ्यूजन। कब एंट्री लें, कब एग्जिट करें, स्टॉप लॉस कहां रखें। मोस्ट ऑफ लोग ये गेस करते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बोल्ट ट्रेड्स इस गेस वर्क को रिड्यूस करता है। ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को चूज कर सकते हो। फिर एआई पावर्ड सिस्टम मार्केट को ट्रैक करता है और जब प्री डिफाइंड कंडीशंस मैच होती है तब आपको एक कंप्लीट ट्रेड प्लान मिलता है। एंट्री लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस सब कुछ क्लियरली चार्ट पर विद लाइव परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। आप यूज करने से पहले स्ट्रैटेजीज का पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, जैसे विन रेट, रीसेंट परफॉर्मेंस और ट्रेड फ्रीक्वेंसी, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। ऑल्सो आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को पैरेलली रन करके रिस्क को स्प्रेड भी कर सकते हो। बोल्ट ट्रेड्स का रियल वैल्यू ये है कि डिसीजन को स्ट्रक्चर्ड बनाता है, इमोशनल ट्रेडिंग को रिड्यूस करता है और आपको प्री डिफाइंड रिस्क के साथ ट्रेड करने में हेल्प करता है। ये बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल है जिनके लिए एंट्री एग्जिट समझना टफ होता है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा एग्जीक्यूशन टूल बन जाता है। ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बोल्ट ट्रेड्स उसी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अब वापस आते हैं हमारे मेन वीडियो पर। इंडिया पर कंट्रोल हासिल करने की इस रेस में सबसे पहला चाल चला यूएसएसआर ने। उन्होंने तो हमारे देश के पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही गिराने का प्लान बना लिया था। लेकिन इसके लिए उन्हें इंडिया में एक जासूस चाहिए था, एक ऐसा जासूस जिसे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की हर नव्स तो पता हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो एक हार्डकोर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट हो। और उन्हें वो इंसान मिला भी, अजय घोष, ऑल इंडिया हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। केजीबी के डायरेक्टर वैसिली मित्रोखिन ने खुद अपनी किताब मित्रोखिन आर्काइव्स में लिखा है कि उन्होंने अजय घोष को बकायदा केजीबी का एक एजेंट बना के इंडिया में प्लांट किया था, और उसके बदले में जाहिर सी बात है घोष को सोवियत से भारी मात्रा में फंडिंग्स भी आ रही थी। 1950s में तो अजय घोष और दिल्ली केजीबी के हेड ने कई सारे फेक शेल कंपनीज भी ओपन कर लिए थे, जो ऑन पेपर ये बताते थे कि वो यूएसएसआर को कुछ कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं,
लेकिन असल में इनके आड़ में सोवियत सीपीआई को भर भर के पैसे भेज रहे थे। मित्रों आर्काइव्स के मुताबिक इस पूरे ट्रेड से अजय घोष को उस वक्त 30 लाख रुपए मिले थे। यस, 30 लाख रुपए 1970s में, करोड़ों में इसकी वैल्यू थी। लेकिन ऐसे अमाउंट्स अक्सर यूएसएसआर के लिए उस वक्त इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ करते थे और यह सिलसिला बहुत पहले से ही चालू था। इनफैक्ट 1957 में तो सीपीआई केरला में इलेक्शंस भी जीत गई थी और यह दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन पाई सिर्फ इन्हीं फंडिंग्स के बेसिस पर। मगर इनका केरला स्टेट में जीतना तो महज बस सिर्फ शुरुआत थी। साल 1965 जैसे ही आया, सेंटर में पीएम शास्त्री जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। बट 1969 तक यूएसएसआर ने यह भी पासा पलट दिया। 1969 में जब कांग्रेस दो फैक्शंस में स्प्लिट हो गई थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार को मेजॉरिटी पूरी करने के लिए एमपीज कम पड़ रहे थे। तो बड़े ही स्ट्रेटेजिकली सीपीआई ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे उनके फैक्शन को फुल मेजॉरिटी मिली और वो इलेक्शंस जीत गए और नतीजन केजीबी की आइडियोलॉजी फाइनली इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुकी थी। अब यह चीज केजीबी के लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री था, क्योंकि इससे वो डायरेक्टली इंडिया के सेंट्रल ऑफिसर्स के साथ नजदीकियां बढ़ाकर उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर करके अपने साइड में ले सकते थे। बेसिकली अब केजीबी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को खरीद कर इंडिया के टॉप पोजीशंस में अपने और भी जासूस बिठा सकते थे और ऐसा हुआ भी। मित्रों के आर्काइव्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि उस वक्त पीएम इंदिरा गांधी के 40% कैबिनेट मिनिस्टर्स केजीबी के इन्फ्लुएंस में थे। आए दिन पीएमओ में सोवियत से भर भर के पैसों के बैग्स आया करते थे। केजीबी के इंडिया हेड ओलेग कैल्युगिन ने तो उस दौर में यह तक कह दिया था कि इंडिया वॉज लिटरली अप फॉर सेल। हमारा पूरा देश ही बिकने के कगार पर आ चुका था। अब जाहिर है यूएसएसआर ये सब मुफ्त में तो नहीं कर रहा था। इस जनरस सपोर्ट के बदले में उन्होंने हमसे दो चीजें हासिल की। पहला, इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके हेड सीपीआई के ही एक मेंबर बन गए और उन्होंने अपने टेन्योर में ही इंडिया में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज बनवाई, जिसे हम जानते हैं आज तक एक एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी का गढ़ माना जाता है। यूएसएसआर की शुरुआत से ही सोच थी कि उन्हें कैसे भी करके इंडिया की आने वाली पीढ़ी, इंडियन यूथ को आइडियोलॉजिकली सोशलिस्ट बनाना है और इसके लिए यूनिवर्सिटीज से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही वो समय भी था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करके इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस वाज आल्सो अ मेजर विन फॉर यूएसएसआर। बट अब भी एक प्रॉब्लम थी। एक डेमोक्रेसी में एक सरकार कब तक बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती और इसीलिए केजीबी ने डिसाइड किया कि अब उनका अगला निशाना होगा इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, द स्टील पिलर। और जाहिर है इसके लिए उन्हें तलाश थी अब एक नए एजेंट की जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रहकर केजीबी के लिए जासूसी कर सके। अब इंटरेस्टिंगली यूएसएसआर में इसी दौरान एक नई इंडियन कंपनी एसएलएम मानेकलाल की स्थापना हुई और केजीबी को एक न्यूज मिली कि इस कंपनी में एक एम्प्लॉय कुमार नारायण काम करते हैं जिनकी इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में पहचान है। कुमार नारायण एक्चुअली में इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक सिविल सर्वेंट रह चुके थे और इसीलिए उनके गवर्नमेंट में कई सारे कॉन्टैक्ट्स थे। सो केजीबी को खबर मिली कि इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को वो अक्सर 50 रुपए या कभी कभी तो सिर्फ एक ब्लैक लेबल दारू की बोतल देकर ही उनसे फ्यूचर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स के बारे में इंटेल निकाला करते थे, ताकि इस इंफॉर्मेशन से उनकी कंपनी गवर्नमेंट के कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स क्लोज कर सके। अब ये इंटेल मिलते ही केजीबी ने तुरंत कुमार को एक ऑफर दे दिया कि अब से वो उनके लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करके लाए और इसके बदले में केजीबी उनको पर पेपर 100 पाउंड्स दे देगी। जस्ट इमेजिन, उस वक्त एक सिंगल पेपर के लिए 100 पाउंड्स मिलना और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आप जानते ही हो कितने पेजेस के होते हैं। ऊपर से कुमार को तो उसके दोस्त सिर्फ 50 रुपए या एक ब्लैक लेबल दारू की बोतल के बदले में इंटेल दे दिया करते थे और इसीलिए ये ऑफर सुनते ही कुमार इसे रिफ्यूज नहीं कर पाए और वो केजीबी के लिए काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने धीरे धीरे करके अपना नेटवर्क भी बढ़ाना शुरू कर दिया और एक ऐसा टाइम आ गया था जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बिककर केजीबी के स्पाइस बन चुके थे। ये इंडिया में ही रहकर इंडिया की ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन
जैसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के डिटेल्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, रॉ और आईबी के फ्यूचर मिशंस, यहां तक कि इंडिया की डिफेंस प्लानिंग, मतलब इंडिया कौन से मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स या वेपनरी खरीदने वाला है, इन सब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स केजीबी को लीक कर रहे थे ऑन अ रेगुलर बेसिस। और इन इंडियन ऑफिसर्स को बदले में कुमर पैसे तो देते ही थे, पर उन्हें खुश करने के लिए वो ऑफिसर्स को प्रोस्टिट्यूट्स, लैविश पार्टीज और ब्लैक लेबल्स की बॉटल्स का अनलिमिटेड सप्लाई भी देते थे। सो यू सी, ये थी कुछ हालत। अब यूएसएसआर जो हमारा दोस्त हुआ करता था, आज तक है, अगर वो इस हद तक डेस्परेट था इंडिया में ही इंडिया के खिलाफ एक बड़ा स्पाई नेक्सस खड़ा करने के लिए, तो आपको क्या लगता है यूएसए, अमेरिका क्या पीछे रहेगा? जहां 1950 से लेकर 1970s के दौर तक यही चल रहा था, वहीं पर 1960s में सीआईए ने भी इंडिया के गवर्नमेंट लेवल में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि तब सेंटर में सोवियत लीनिंग इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसीलिए सीआईए को कैसे भी करके इस सरकार को गिराना था। अब इसे सीआईए के लिए एक इत्तेफाक बोलो या उनकी प्लानिंग, लेकिन इसी दौरान यानी कि 1975 में पूरे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, जो 2 सालों तक चली। इससे अनफॉर्चुनेटली जनता पीएम इंदिरा गांधी को एक तानाशाह, एक डिक्टेटर की तरह देखने लग गई थी। ऑपोजिशन के भी लोग उन पर यही आरोप लगा रहे थे, और उन्हीं में से 2 लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक जेपी नारायण और दूसरे मोरारजी देसाई, जो शास्त्री जी के मौत के बाद से ही खुद पीएम बनना चाहते थे, पर उनकी जगह इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया था। और इसीलिए बस यही लोग सीआईए को अपने मकसद के लिए 2 परफेक्ट कैंडिडेट लगे। जेपी नारायण को लेकर तो खुद पीएम इंदिरा गांधी ने एलिगेशंस लगाए कि जेपी एक सीआईए के एजेंट है। फिर इमरजेंसी के दौरान जनता के आक्रोश को देखकर मोरारजी देसाई ने भी इसी तानाशाही के मुद्दों को पकड़कर यह नैरेटिव फैला दिया कि अगर उनकी सरकार जीतेगी तो वो देश में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे, वो वापस से डेमोक्रेसी को लाएंगे जो इंदिरा गांधी ने छीन लिया है। इस नैरेटिव की वजह से उस वक्त मोरारजी इलेक्शंस जीत गए और सीआईए ने उसके बाद उन्हें भर भर के फंड करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिकन जर्नलिस्ट सीमोर हर्श ने कई रिपोर्ट्स में यह क्लेम किया है कि मोरारजी देसाई भी एक सीआईए एजेंट थे, जिन्हें उन दिनों सीआईए सालाना का $20,000 पेमेंट में देती थी। अब इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोरारजी के टेन्योर में इंडिया यूएस रिलेशंस अच्छे हो गए। इनफैक्ट उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड अमेरिका में जाकर इंडिया की तरफ से माफी भी मांगी और कहा कि पीएम इंदिरा गांधी का 1974 का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा गलत था। आगे से इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगी, और अगर करना भी हो तो वो यूएस से पूछ के ही कोई भी काम करेगी। और फिर अगर आप मिशन रॉ बुक पढ़ोगे ना, जो कि एक रॉ के ही टॉप ऑफिसर ने लिखी है, तो उसमें भी ये मेंशन्ड है कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर तक, जो कि वाई.बी. चौहान थे, सीआईए के पेरोल पर आ चुके थे। बुक में तो ये तक मेंशन्ड है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो 1962 से ही, यानी कि जब वो महाराष्ट्र के सीएम थे, तब से ही वो सीआईए के लिए इंडिया में जासूसी कर रहे थे। एक्चुअली में 1962 में जब वो महाराष्ट्र के सीएम थे, तब उनकी मुलाकात अमेरिकन एम्बेसी कॉन्सुल जेन एबेल से हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि चौहान के एबेल के साथ काफी अच्छे रिलेशंस होना स्टार्ट हो गए। बट ये इंडियन अथॉरिटीज के नोटिस में 1962 तक उतना नहीं आया। 1962 में लेकिन हुआ क्या कि चौहान डेप्यूटी पीएम और डिफेंस मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए। बट इसी समय कोइंसिडेंटली जेन का भी अमेरिका से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इनफैक्ट इसी दौरान चौहान एबेल को अक्सर मिलने भी जाया करते थे। और फिर नॉट सो सरप्राइजिंगली इसके कुछ ही दिनों बाद पता है क्या होता है? इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी चौहान के एक प्राइवेट सेक्रेटरी को रंगे हाथों पकड़ लेती है सीआईए को इंडिया के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक करते हुए। अब आप ही सोचो, जब एक देश के पीएम और डेप्यूटी पीएम खुद ही उस देश के डबल एजेंट्स बन जाए तो उस देश की क्या स्थिति होगी भला? इंडिया पर सीआईए का एक अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका था, लेकिन जस्ट लाइक यूएसएसआर, सीआईए ने भी यही सोचा कि अब हमारी पकड़ इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में उतनी स्ट्रांग नहीं है। मगर तब तक ऑन दी अदर हैंड केजीबी की पकड़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी थी, और इसीलिए अब बारी थी इंडिया में एक नया एजेंट तैयार करने की, और इसके लिए सीआईए ने चुना रविंदर सिंह को। द काउबॉयज ऑफ रॉ बुक में ही यह मेंशन्ड है कि रविंदर वैसे तो एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन इन्हें बड़े ही चालाकी से सीआईए ने रॉ में प्लांट किया था।
एक्चुअली मैं बैकग्राउंड स्टोरी एकदम शॉर्ट में बताऊं तो रविंदर की बहन रोजी सीआईए के एक विंग में काम किया करती थी और उसके रॉ में भी कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। तो सीआईए ने रोजी से कहा कि सबसे पहले तो वो रॉ के एक सीनियर ऑफिसर से नजदीकियां बढ़ाए, जिसके लिए वो उन पर कुछ फेवर्स करे। जैसे उनके बेटे को उन्होंने सीआईए के ही एक एसोसिएटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवाया और इसके बल पर सीआईए ने उनसे कहा कि वो रॉ ऑफिसर को कहे कि उनके भाई रविंदर को आर्मी से हटाकर वो रॉ में एक पोजीशन दे दे। और अब रॉ में एंट्री मिलते ही रविंदर ने जितने भी इलीगल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो सकती थी वो सब किए, स्पेशली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले काम, जैसे कि सीआईए के कहने पर खालिस्तानी टेररिस्ट को अपने ही घर में पनाह देना ताकि कोई उन्हें पकड़ ना सके। इसी दौर में उन्होंने बर्मिंघम पासपोर्ट स्कैंडल भी किया था, जिसमें उन्होंने खालिस्तानी टेररिस्ट को फेक पासपोर्ट्स बनवाकर इंडिया में घुसने में मदद की थी। इसके बाद रविंदर ने दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर्स के कुछ ऑफिसर्स से दोस्ती करके उनसे भी सेंटर के कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकलवाकर सीआईए को लीक किए थे। रविंदर पर यह भी एलिगेशंस है कि उन्होंने एक रॉ एजेंट होते हुए भी पाकिस्तानी पीएम के बेटे मुर्तजा भुट्टो से अनऑफिशियल रिलेशंस बनाए थे, जो कि किसी भी डिप्लोमेट के लिए करना कंप्लीटली इलीगल होता है। लेकिन इतना सब होने के बाद जब रविंदर फाइनली एक्सपोज हो गए और उनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ, तब तक तो अनफॉर्चुनेटली सीआईए उन्हें यूएस ऑलरेडी ले जा चुकी थी। सो यहां पर भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साइड से इंटेल में काफी देर हो गई। अब रविंदर सिंह जैसे ऑफिसर्स का तो मैं बस एक एग्जांपल आपको डिटेल में बताया हूं। मिशन रॉ बुक में ऐसे इंडियन स्पाइस की एक पूरी लिस्ट है जो सीआईए के लिए डबल एजेंट का काम कर रहे थे, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो यूएस भाग गए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब सिर्फ पास्ट में ही हो रहा था। आज तक यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इवन पाकिस्तान तक अपनी पूरी कोशिशें करते रहते हैं कि वो इंडियन ऑफिसर्स को खरीद कर या फिर उन्हें हनी ट्रैप करके, ब्लैकमेल करके उनके देश के लिए जासूसी करने पर मजबूर कर सके। अभी 2021 में ही पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी कि आईएसआई ने ऑपरेशन हैदराबाद करके एक मिशन लॉन्च किया था और इसमें उन्होंने सक्सेसफुली हमारे 200 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप कर लिया था। 200 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को। आपको याद भी होगा 2023 में न्यूज भी आई थी कि पाकिस्तान के एक सीक्रेट एजेंट कोड नेम ज़ारा दास गुप्ता ने हमारे डीआरडीओ ऑफिसर, यानी वो बॉडी जो हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करती है, उस बॉडी के एक्स डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर को फंसाकर उनसे हमारे टॉप मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, एस्ट्रा, आकाश और तो और इंडिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है, इन सब के सीक्रेट्स हमारे ऑफिसर ने उस पाकिस्तानी स्पाई को एक झटके में लीक कर दिए थे। प्रदीप जी का ये पूरा हनी ट्रैपिंग का केस पिछले साल जून से शुरू हुआ, जब उनके व्हाट्सएप पर +44 यानी कि यूके के एक नंबर से मैसेज आया कि दिस ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल फ्रॉम लंदन इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द वर्क यू आर डूइंग फॉर इंडिया। अब ये मैसेज अपेरेंटली ज़ारा दास गुप्ता का था, जो कि लंदन बेस्ड एक एनआरआई थी। फिर इस मैसेज के बाद प्रदीप और ज़ारा के बीच में बातचीत शुरू हुई और एक दिन बातों बातों में ज़ारा ने डिफेंस टेक को अपना पैशन बताया और उनके बारे में और ज्यादा सीखने की इच्छा प्रदीप से जाहिर की। इसके बारे में सुनकर प्रदीप जी ज़ारा को गाइड करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उनके बीच इंडियन डिफेंस को लेकर लंबी बातें होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो लंबी बातें इंटीमेट चैट्स में तब्दील होने लग गई। ज़ारा प्रदीप जी को अपने ऑब्सीन वीडियोस और पिक्चर्स भेजना शुरू कर चुकी थी और इस सब से कुरुलकर का ज़ारा के ऊपर इतना ट्रस्ट बढ़ गया था कि वो उसे अपने डेली रूटीन और क्लासिफाइड विजिटिंग प्लेसेस के बारे में भी बताने लगे, जो आमतौर पर किसी भी ऑफिसर को अपने घर वालों को तक बताने की परमिशन नहीं होती। अब प्रदीप जी ज़ारा की बातों से इतना इन्फैचुएट हो गए थे कि उन्होंने ज़ारा से इंडिया के टॉप सीक्रेट जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, कहां किन किन जगहों पर इंस्टॉल्ड है, अग्नि 6 मिसाइल्स कैसे बना, उसका टेस्टिंग स्टेटस क्या है, ये सब कुछ बताने लग गए। अब ये सब कम नहीं था कि एक दिन प्रदीप जी ने ज़ारा से कहा कि वो उसे कुछ और चीजें मिलकर बताना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीजें वो ऑनलाइन नहीं बोल सकते। बेसिकली उन्होंने ज़ारा पर पूरी तरीके से भरोसा कर लिया था अंटिल दिसंबर 2022, जिस दौरान उन्हें यह समझ आ गया था कि वो शायद एक हनी ट्रैप में फंस गए हैं। इसके बाद उन्होंने ज़ारा से बात करना बंद कर दिया तुरंत, मगर फंसने के डर से उन्होंने इस बारे में किसी भी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया। मे बी फंसने का डर या मे बी एम्बेरसमेंट, जो कि उन्हें करना चाहिए था, बट इट वॉज टू लेट। इंटेलिजेंस विंग को एक सस्पिशियस यूके बेस्ड नंबर मिला था जो डीआरडीओ से कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में था
और जब इस पे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई तब उन्हें पता चला कि उस नंबर का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। अब ये पता चलते ही एजेंसी ने तुरंत डीआरडी को रिपोर्ट किया और फरवरी 2023 को उनके खिलाफ एक इंटरनल प्रोब इनिशिएट किया गया। इस प्रोब के इनिशिएट होते ही कुरुलकर ने जारा के साथ किए सारे चैट्स डिलीट कर दिए और उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए कुरुलकर का फोन सीज कर लिया गया। लेकिन यहां पर सीज करने के बाद जब फोन की चेकिंग हुई तब पता चला कि उसमें एक व्हाट्सएप मैसेज था जिसमें लिखा था व्हाई डिड यू ब्लॉक मी। और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड विंग के हाथों में गया और आगे क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही है। क्या सच निकल कर आया? प्रदीप कुरुलकर पर 1800 पेजेस की चार्जशीट दर्ज हुई। इस चार्जशीट में एटीएस ने प्रदीप पर उस पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जारा को इन सारे आर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीक, प्राइवेट कंपनीज के सीईओज की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, और स्ट्रेटेजिक ब्रह्मोस मिसाइल के डिप्लॉयमेंट बेसिस यानी कि किन किन जगहों पर ये मिसाइल्स डिप्लॉयड है उसे लीक करने के चार्जेस लगाए। इसके अलावा चैट्स में एटीएस के सामने ये भी आया कि प्रदीप ने जारा को यह प्रॉमिस किया था कि वो डीआरडीओ के किसी ऑफिशियल विजिट के लिए रशिया जाने वाले हैं और तब वो उसे मिलने लंदन आएंगे, और इसीलिए एटीएस को यह भी डाउट है कि प्रदीप जारा से मिलकर वो सभी सीक्रेट्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं जो उन्होंने कहा था कि वो चैट्स पर नहीं बता सकते। अब वैसे देखा जाए तो जिस रशियन ट्रिप के बारे में ये जिक्र कर रहे थे वो तो फॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई थी, बट एटीएस को यह लगता है कि कुरुलकर ने जब एक बार मुंबई का डीआरडीओ गेस्ट हाउस पूरे एक दिन के लिए बुक किया था और जिसके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक उस दिन कुरुलकर से टोटल 6 अलग अलग फीमेल्स अकेले मिलने आई थी, उसमें जारा के होने के और तभी इंफॉर्मेशन के लीक हुए होने के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि 6 में से तो 2 महिलाओं ने यह बयान कर दिया कि प्रदीप ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया है, पर अभी भी बाकी 4 का कुछ पता नहीं है और इसमें जारा थी या नहीं ये भी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि मीडिया में इस गेस्ट हाउस बुकिंग्स को लेकर कोई डेट रिलीज नहीं हुआ। सो ऐसा बिल्कुल हो सकता है ये इंसिडेंट जारा के हनी ट्रैपिंग के पहले का हो, लेकिन उसमें भी फिर एक प्रॉब्लम है। फिर तो हाई चांसेस है कि इसी को देखकर आईएसआई ने प्रदीप कुरुलकर को अपने हनी ट्रैपिंग का विक्टिम बनाया होगा, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पाकिस्तान की आईएसआई एक्चुअली इंडिया के हर एक ऑफिशियल को काफी स्ट्रेटेजिकली स्टडी करके ही आगे एस्पियोनाज ऑपरेशंस कैरी आउट करती है। अभी इसे स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है इस पे हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एटीएस ने चार्जशीट में यह भी मेंशन किया है कि प्रदीप से डेटा लीक इनवॉलंटरीली भी हो रहा था, क्योंकि जारा ने उन्हें अपने फोन पर 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड करने बोले थे जो असल में मालवेयर एप्स थे, जिसकी मदद से प्रदीप के फोन में इंस्टॉल्ड हर एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जा रही थी। इसी मालवेयर की मदद से आईएसआई को एक इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिला जिसमें आकाश मिसाइल लॉन्चर और एक अननेम्ड एरियल व्हीकल यानी कि जिसका नाम अभी तक नहीं रखा गया था उसकी इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान को मिली। इससे बेसिकली ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान ऐसे साइबर एक्टिविटीज और हनी ट्रैप्स लगाने में काफी माहिर हो चुका है, एंड यू वोंट बिलीव ऐसे हनी ट्रैपिंग को कैरी आउट करने के लिए उसने लिटरली एक एस्पियोनाज यूनिवर्सिटी ही खोल दी है। दरअसल इंडिया टीवी के मुताबिक इनके प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए आईएसआई ने रावलपिंडी में स्थित अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में यूनिवर्सिटी बनाई रखी है जहां पर वो लड़कियों को हनी ट्रैप करने की ट्रेनिंग देते हैं। इस पूरे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईएसआई को पर एनम 3,500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट करती है, और डेक्कन हेराल्ड के 2010 के आर्टिकल के अनुसार इंडियन ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करने आईएसआई 900 से ज्यादा विमेन को ट्रेन करते हैं जो मेजरली कॉलेज गोइंग गर्ल्स या सेक्स वर्कर्स होती है। इसमें थोड़ी और रिसर्च करने पर हमें यह भी पता चला कि आईएसआई ने अपने कमांड में यूनिट 412 लॉन्च किया हुआ है जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बेस्ड हनी ट्रैप के मॉड्यूल्स चलाते हैं जिन्हें पाकिस्तानी कैप्टन्स और ब्रिगेडियर्स कमांड करते हैं। सो बेसिकली इस ट्रेनिंग में होता ही है कि सबसे पहले वो लड़कियों को अपना नाम बाकी कॉमन हिंदू नेम्स जैसे रखने के लिए बोलते हैं, जैसे खुशी, कल्पना, गीता, अवनी एटसेट्रा। उसके बाद वीडियो कॉल के दौरान इंडियन ऑफिशियल्स को कोई शक ना हो इसीलिए वो उन लड़कियों को हिंदू अटायर और इंडियन स्टाइल मेकअप करने में ट्रेन करते हैं। साथ ही उनके आसपास हिंदू गॉड या गॉडेसेस के आइडल्स रखे होते हैं ताकि वो पूरी तरह से हिंदू ही लगे। और जैसे इन लड़कियों की ट्रेनिंग पूरी होती है ये लड़कियां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बनते हैं और दिन में 50-50 अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। उनका ऑपरेशन काफी बेसिक है एक्चुअली। इसमें 2 मेथड्स को फॉलो किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में ये लड़कियां सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और टारगेट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, और फिर टारगेट जैसे ही इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं वो अपने टारगेट के हॉबीज और इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं और उन्हें मैसेजेस करके कॉन्वर्सेशन में एंगेज कराते हैं।
ऐसे ही रोज बातें कर करके लड़कियां उन टारगेट्स को प्रपोज करती है और उनका ये रिलेशनशिप इंटीमेट रिलेशनशिप में तब्दील हो जाता है। इसके बाद वो लड़कियां अपने टारगेट को खुद के ऑब्सीन पिक्चर्स और वीडियोस भेजती है और टारगेट का भरोसा जीतती है। इसके बाद से वो टारगेट नेचुरली उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगता है और वहां से शुरू होता है उनसे सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स निकालने का सिलसिला, जैसे कुरुलकर के केस में हुआ। जारा ने कुरुलकर को न्यूड्स भेजकर उनका भरोसा जीता और फिर उन्होंने सामने से ही सारी इंफॉर्मेशन उसे दे दी। इनफैक्ट इसी तरह से रवि प्रकाश मीरा से एक पीआईओ ने 40 डिफेंस के कॉन्फिडेंशियल लेटर्स लीक करवाए थे और माधुरी गुप्ता नाम के एक इंडियन डिप्लोमेट को भी अरेस्ट कर लिया गया जब वो पाकिस्तान के एक मेल पीआईओ को कई सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। पर इस सब के दौरान ये लड़कियां साइड बाय साइड अपने सभी वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड करती है और फिर इन्हीं रिकॉर्डिंग्स की मदद से वो उन्हें ब्लैकमेल करती है और उनसे सभी इंफॉर्मेशन फोर्सफुली निकलवाती है और यही है उनका शॉर्ट टर्म मेथड। मिसाल के तौर पर जैसे फरवरी 2018 में एक इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़े गए थे। उनके साथ भी यही हुआ। जब अरुण ने इंफॉर्मेशन देने से मना किया था तो उन्हें उनके फोटोज लीक करने की धमकी दी गई। अब अगर ऐसे केसेस में लेट्स से ब्लैकमेलिंग के बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो इनके पास तीसरा तरीका होता है जो है साइबर अटैक। हैकिंग के लिए पहले टारगेट को एजेंट्स आरोही.doc, nisha.zip, hotpic01.zip ऐसे नाम के डॉक्यूमेंट्स या जिप फाइल्स भेजते हैं। अब ये फाइल्स दिखने में एकदम लेजिट दिखते हैं मगर उनके अंदर क्रिम्सन रैट नाम का एक मालवेयर इंस्टॉल्ड होता है और जब ऑफिसर डॉक्यूमेंट ओपन करता है तब वो मालवेयर टारगेट के डिवाइस में घुसकर उसका पूरा कमांड और कंट्रोल अपने अंडर ले लेता है। इससे ना चाहते हुए भी वो टारगेट अपने डिवाइस का सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा पीआईओ के पास पहुंचाते रहता है। सो डेफिनेटली ये इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक ऐसा थ्रेट जिससे चाहे हम आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी एडवांस मिलिट्री वेपन्स भी क्यों ना बना ले या खरीद ले, अगर हमारा इंटेल इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम हारेंगे ही हारेंगे। व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, इंटेल सबसे बड़ा एसेट होता है जिसे हम किसी भी एक्सक्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज के तारीख में मोस्ट ऑफ दी वॉर्स तो बैटल ग्राउंड्स पे नहीं लड़े जा रहे बल्कि वो लड़े जा रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। और इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूल बुक में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।